और टिकाऊ मिल जाए, क्योंकि टिकाऊ की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही दिन पहनना है। जब एक ही दिन पहनना है तो सिर्फ क्या सोचता है वो, अच्छी मिल जाए, दिखूं मैं अच्छा, है ना। तो ऐसा वो सोचना शुरू कर देता है। तो यहां पर स्थिति ये बन गई। थोड़ा दिन और बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, समाज और आगे बढ़ा तो लोगों की नीड और बढ़ गई। अब आज की परिस्थिति क्या है, देखो आज का प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है। आज एक ग्राहक को वस्तु सस्ती प्लस सुंदर प्लस टिकाऊ और शीघ्र चाहिए, तुरंत चाहिए, और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो बाजार जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखो, उत्पादक की ग्राहक तक पहुंचोगी या नहीं। अब उत्पादक वस्तु का प्रदर्शन अपनी दुकान में नहीं करेगा, बाजार में। उत्पादक की पहुंच ग्राहक तक होगी। यही है ऑनलाइन बिजनेस, है या नहीं। है या नहीं। आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं। पहले तो क्या होता था, जैसे अमेज़न वगैरह जब शुरू में आया आप इस क्षेत्र में, तो उसमें टाइम नहीं लिखा होता था कि कितनी देर में हम पहुंचाएंगे। आप अगर वॉच करते हो, क्योंकि मैं तो बड़ा माइन्यूट वॉच करता हूं सिस्टम को, क्योंकि मेरा यही पेशा है। तो आज से 2-3 साल पहले चले जाइए तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि डिलीवरी टाइम क्या है। आजकल जब भी आप ऑर्डर करते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि आपके घर में वस्तु कितने समय में पहुंच जाएगी। लिखा होता है या नहीं, टाइम। क्योंकि कई चीजें टाइम पर मायने रखती हैं, और लोग इतने क्विक हैं कि साहब मुझे कल अपने दोस्त की शादी में जाना है और मैं चाहता हूं कि ये कपड़े मैं पहनूं, तो फिर वो सर्च करेगा ऑनलाइन, वो देखेगा कि आज शाम तक कौन पहुंचा सकता है ना। आज शाम तक कौन पहुंचा सकता है वो देखेगा वो। तो आज टाइम की बड़ी बड़ी जरूरत है। अब आप मुझे बताओ, प्रतिस्पर्धा का स्तर कितना होगा। अब एक उत्पादक जो वस्तु को बनाता है या सेवा को देता है, वो क्या है। जैसे आप देखो, मैं आपको गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं और इसके लिए क्लासेस फिक्स हैं 9 दिन, 9 days, नॉट अटेंडेंस। लेकिन आज से 2 साल 3 साल पहले चले जाइए तो ये फिक्स नहीं था। ड्यूरेबिलिटी अच्छा करना है, अब अच्छा तो करना ही करना है, लेकिन समय पर करना है। आगे मेरी बात समझ में। तो क्योंकि समय का बहुत आजकल प्रतिस्पर्धा में समय शामिल हो गया है, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आपने टारगेट बना लिया कि 2024 में मुझे सिलेक्शन पाना है, तो आपको 2024 में ही पाना चाहिए। अगर लेट हो गए तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा का स्तर कितना बढ़ गया है। सिर्फ ये बात नहीं है, और आगे की बात सुनो आप। इसी में आगे मैं अगले पेज में जाता हूं, लेकिन आप ऐसे ही बना लेना। आज आर्थिक अनियमितता बहुत ज्यादा बढ़ गई है या नहीं। अनियमितता, बहुत सारे इकोनॉमिक मिसबिहेवियर पैदा हो गए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी करना, अवैध स्रोतों से धन प्राप्त करके वैध स्रोतों में तब्दील कर देना। इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा मनी लॉन्ड्रिंग। जिन बच्चों को डिटेल नहीं पता है तो वो इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग एक टॉपिक आता है पूरा का पूरा। लेकिन थोड़ी सी बात मैं आगे बता देता हूं। आपने गलत तरीके से पैसा कमाया और उस पैसे को अच्छे तरीके से कमाए हुए पैसे में तब्दील करना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को हवाला कहा जाता है। ठीक, ये बढ़ रहा है। लोग आजकल काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। काला धन है आप लोगों के पास कि नहीं है, क्यों बच्चों। बेनामी संपत्ति है। अब इस सब पर सरकार को रेगुलेशन करना है, तो क्या सरकार केवल नियमों के आधार पर रेगुलेशन कर पाएगी क्या। नहीं, इसके लिए जरूरी होगा कि हम लोगों को सिखाएं कि ये सब गलत बातें हैं, इनमें नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। तो धीरे धीरे आजकल हम शिक्षा में बढ़ाते हैं साहब, रिश्वतखोरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब गलत चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं है। तो आप बताइए, इसके बाद मौद्रिक नीतियों में कितना परिवर्तन आ गया। नीतियों में परिवर्तन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वर्तमान समाज में
दे दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए ना, 9770 476089 476089। हाँ बस। राष्ट्रों की मौद्रिक नीतियों को आप देखें, पहले क्या होता था कि जब कभी हमें कोई सामान खरीदने जाना होता था तो हम पैसे लेकर के जाते थे, जेब में रख करके पैसे। अब हम मोबाइल लेकर जाते हैं या नहीं, क्योंकि ई पेमेंट हो गया। आजकल लोग सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे प्रदान करते हैं? खुद से ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं मोबाइल को, क्योंकि सब कुछ कहां है? उसी में है, सारे रिलेशन उसी में है। पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 10 20 50 तो फोन नंबर याद रहते थे। वो चाचा का नंबर है, वो ताऊ का नंबर है, वो ऐसे फोन कम होते थे लोगों के पास, तो लोग याद कर लेते थे। आजकल हर व्यक्ति के पास फोन है, तो क्या इतने सारे फोन नंबर आप याद कर पाओगे? नहीं। एक दिन बड़ी गलती हो गई मुझसे, तो मेरे घर में झगड़ा हो गया। हुआ ये कि मुझे बचपन के अपने एक दोस्त का नंबर याद है, फोन नंबर याद है, क्योंकि बचपन का दोस्त है वो। अब पत्नी तो साहब बचपन में थी नहीं, तो एक दिन क्या हुआ कि किसी ने नंबर पूछा मेरी धर्म पत्नी का कि आप उनका नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा रुको, मैं थोड़ा फोन से निकाल करके देता हूँ नंबर। तो अब उसने फिर नंबर फोन से निकाल करके दे तो दिया, और उसने फोन किया पत्नी को हमारी, तो कहते हैं साहब तुम्हारे पति को तो तुम्हारा नंबर ही नहीं याद है। अब बताओ लड़ाई हुई ना घर में या नहीं हुई? अब ये देखो, तो आजकल लोगों को नंबर नहीं याद है, तो वो कहती हैं कि आपको अपने दोस्त का नंबर तो याद है लेकिन मेरा नंबर याद नहीं है। अरे भाई, दोस्त बचपन का है, और उस समय नंबर ऑफ फोन्स बहुत कम होते थे तो याद हो जाता था, और आज नंबर ऑफ फोन्स बहुत ज्यादा है, याद हो पाने की संभावना है। समझ गए ना बच्चों? ये स्थिति है। तो मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन हो रहा है। पहले करेंसी पेमेंट था, फिर ई पेमेंट आया, आजकल बिटकॉइन में लोग पैसा खर्च करते हैं अपना, वहां पर करते हैं। ये सारी स्थितियां बन रही। तो ये जटिलताएं समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आप अगर समझ सके तो मैं समझाऊं। वर्तमान समाज में उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत है हमें। वी वांट पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी। अब आप कहेंगे साहब ये क्या है, तो बड़ा भारी शब्द आ गया। आज उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ रही है। इस उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था अर्थात पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, तो पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी का प्रचलन बढ़ रहा है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि साहब ये है क्या? तो इसके लिए मुझे आपको अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझाना होगा। मैं समझा देता हूं। देखिए, अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था 3 स्तर पर आगे बढ़ी है। सबसे पहली अर्थव्यवस्था हुआ करती थी जिसको सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी कहा जाता है, सरल विनिमय अर्थव्यवस्था। समझ रहे हो ना सब ध्यान से? क्यों बच्चों? हाँ, तो आज अभी 3 स्तर पर अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला स्तर जो आया उसको सरल विनिमय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विनिमय अर्थव्यवस्था, सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी। अब ये जो सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी है, इसको एब्रिविएट कर देता हूं मैं, सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला लक्षण तो इसमें यह होता था कि जो व्यक्ति श्रमिक था वही मालिक था। जो व्यक्ति श्रमिक है वही व्यक्ति मालिक है। अब यहां श्रमिक और मालिक से आशय क्या है? देखो, जैसे मान लो आप मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है, तो वही व्यक्ति मूर्ति बना रहा होता है और वही उस मूर्ति की कीमत तय कर रहा होता है, तो मालिक भी वही होगा। जो कीमत तय करता है वही तो मालिक होता है। जैसे मैं हूं, मैं इसी अर्थव्यवस्था में, मैं ही पढ़ाने के तरीके इजाद करता हूं तो मैं श्रमिक हो गया, और मैं ही ये तय करता हूं कि मैं इस पढ़ाई का कितना पैसा लूंगा, तो मैं मालिक हो गया। जैसे बहुत सारे उदाहरण इस अर्थव्यवस्था में, शिल्पकार, मूर्तिकार, टेलर मास्टर, अगर आपने सुना हो, आजकल तो उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है धीरे धीरे। दर्जी सुना है ना बच्चों?
तो दर्जी क्या होता था कि अपना काम वो खुद कर रहा होता है, मतलब वही कपड़े सिलता है और वही तय करता है कि मैं सिलाई कितनी लूंगा। तो इस अर्थव्यवस्था का पहला लक्षण होता है कि वो श्रमिक और मालिक एक ही व्यक्ति होता है। श्रमिक मालिक एक ही है। अब इसी लक्षण से दूसरा लक्षण निकल कर के आएगा। हर व्यक्ति की चाहत होती है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कीमत देना। ज्यादा से ज्यादा कीमत कब मिलेगी? जब वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसका मतलब है कि वो अच्छा से अच्छा क्रिएशन करना चाहेगा। उसके अंदर स्वभावता सृजनशीलता होगी, क्रिएटिविटी। जो ज्यादा अच्छा कलाकार होगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम कलाकार है उसे कम पैसे मिलेंगे, और जो बिल्कुल कलाकार नहीं है उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहां पर क्रिएटिविटी। अब जो व्यक्ति खुद श्रमिक है और खुद ही मालिक है, उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी या नहीं? अच्छी मूर्तियां बनाएगा, अच्छे कपड़े सिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और जब वो सृजनशीलता है तो सृजनशीलता इनर सॉल होती है। इनर सॉल होने का मतलब ये हुआ कि जो उसका मन करेगा वही अच्छा कर पाएगा, जो उसका हृदय कहेगा वही काम वो अच्छा कर पाएगा। जैसे मुझे आप सेना में भर्ती कर दीजिए और कहिए कि साहब आपको युद्ध लड़ना है, हो सकता है मैं ना लड़ पाऊं, क्योंकि मेरा इनर सॉल तो ऐसा नहीं कहता ना। और मुझे कह दीजिए नहीं आपको पढ़ाना है तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि मेरा इनर सॉल क्या कहता है? टीचिंग। हर व्यक्ति के अंदर एक इनर सॉल होता है। तो जो व्यक्ति के अंदर इनर सॉल जिस चीज का है वो वही काम कर पाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ कविताएं बहुत अच्छी करते हैं, कुछ काम, कुछ क्रिकेट बहुत खेलते हैं अच्छे, सबके लिए अलग अलग है। तो यहां पर काम या क्रिएशन वहीं अच्छा आएगा जहां पर नेचुरल हैप्पीनेस है, उसे उस काम को करने में आनंद प्राप्त होता है। इसी को हम कहेंगे प्राकृतिक आनंद। तो इस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक आनंद होता है, नेचुरल हैप्पीनेस। और अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, नेचुरल हैप्पीनेस तारीफ पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति तारीफ पसंद होता है। अगर आप उसकी वस्तु को, उसके द्वारा निर्मित की गई वस्तु को, निर्मित किए गए मूल्यों को तारीफ करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका चौथा कैरेक्टर होता है सोशल हैप्पीनेस, सामाजिक आनंद। वो जो काम करता है अगर समाज में उसे अप्रिशिएट किया जाता है तो और अच्छा काम करता है। और अगर उसे अप्रिशिएट नहीं किया, अरे नहीं साहब तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे वो काम खत्म कर देगा। नहीं साहब लगता है मुझे आता ही नहीं है, तो उसकी क्रिएटिविटी कम होती चली जाएगी। तो ये चार बड़े लक्षण होते हैं इसके। सिंपल एक्शन देखो, अच्छे लक्षण है या नहीं? अच्छे लक्षण है। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोगों को किसी तरीके का कला है तो आप खूब करवाते रहिए उनको, वो करते रहे। हम लोग जब पढ़ा करते तो हमारे एक मित्र थे, आदमी मित्र है, तो उनको खाना बनाना बहुत इंटरेस्ट लगता था। तो हम लोग चढ़ा देते थे उनको कि साहब तुम्हारा खाना बड़ा अच्छा होता है, तुम्हारे खाने में बड़ा स्वादिष्ट स्वाद है, ये है। तो वो पूरा काम खुद कर देता और हम बैठे बैठे आराम से फिर खाने के लिए पहुंच जाते, तो सारा काम वो कर देता। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर इसके पॉजिटिव है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का एक कैरेक्टर नेगेटिव भी होता है। और वो नेगेटिव कैरेक्टर इसमें ये होता है कि इसमें रोजगार गारंटी नहीं होती है, गारंटी का अभाव होता है। काम कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुश्किल है। अब इसका एक उदाहरण से समझाता हूं तो आप बड़े आसानी से समझेंगे। हम एक उदाहरण ले लेते हैं एक दर्जी का। दर्जी सब लोग जानते हैं क्योंकि एक दर्जी, इसी को टेलर मास्टर कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि दर्जी के पास, आज से 40 साल पहले अगर आप चले जाए, एक गांव का व्यक्ति दर्जी के पास पहुंचता था और वो उसे कहता था कि आप मेरे कपड़े सिल दो, और उस दर्जी को वो 10 रुपए दे देता था। बस उसकी जिम्मेदारी खत्म। 10 रुपए दे दिए दर्जी को और कह दिया कि कपड़े सिल दो मेरे लिए। अब सब कुछ दर्जी सोचेगा। दर्जी ने कहा कि 10 रुपए लगेंगे तुम्हारे कपड़े सिलने के लिए। अब दर्जी क्रिएशंस पर आएगा, वो जाएगा बाजार में कपड़ा खरीदने। जब तक वो पूरा कपड़ा बन करके तैयार नहीं हो जाता है ना, तब तक उस व्यक्ति का चेहरा दर्जी की आंखों में रहेगा। बाजार जाएगा कपड़े खरीदने के लिए, ये सोचेगा कि किस रंग का कपड़ा अच्छा लगेगा इसको, कौन सा ड्रेस इसको बनाया जाए, शर्ट बनाया जाए, कमीज बनाया जाए, क्या अच्छा लगेगा इसको, वही खुद सोचेगा हर पल में क्रिएटर। फिर वो आकर के कपड़ा खरीद करके कपड़े को सिलेगा। उसी काम में उसे अच्छा लगता है तो वो अपने घर में बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके उस कपड़े को सिलता है। जब कपड़ा सिल जाता है तो फिर उस व्यक्ति को बुलाता था, बुला करके उसको अपने सामने पहनाता था। और पहनाने के बाद जब वो व्यक्ति और स्मार्ट लगने लगता था तो दर्जी को सुख प्राप्त होगा या नहीं? अरे वाह, मेरे कपड़े पहनने से ऐसा व्यक्ति भी सुंदर लग सकता है। तो सोशल हैप्पीनेस आ गया। अब उस दर्जी का प्रचलन बढ़ गया, साहब वो कपड़े बनाता है बहुत अच्छे। उसने दूसरे को कहा, दूसरे को, और जिस लक्ष्य के लिए कपड़े बनवाए गए थे, सिलवाए गए थे, अगर वो लक्ष्य पूरा हो गया तब तो फिर दर्जी हिट है। ऐसा होता था। ग्रामीण समाज में कई दर्जी पर्टिकुलर्स होते थे। जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक टेलर मास्टर था जो इंटरव्यू के कपड़े सिलता था। तो
तो जितने लोग बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते थे ना, वो सब कपड़े मुझे सिलवाते थे। वो इंटरव्यू स्पेशलिस्ट कपड़े बनाता था, क्योंकि इंटरव्यू में उसके कपड़े अच्छे, फिटिंग विटिंग सब ठीक देता था। कुछ कपड़े, कुछ ऐसे टेलर मास्टर आपने देखे होंगे कि जो दूल्हे और दुल्हन के कपड़े बढ़िया बनाते हैं। तो एक दूल्हे राजा ने, लड़की देखने वाले आए थे, लड़की वाले देखने के लिए आए, आने वाले थे, तो कपड़ा सिलवाने के लिए वो गया टेलर मास्टर से, उसने कपड़े सिल दिए और वो पसंद आ गया लड़की वालों को, उसकी शादी हो गई। तो जितने ऐसे गांव में घूम आए थे जिनका विवाह नहीं हो रहा था, सब उसी के यहाँ कपड़े सिलवाने पहुंच गए कि साहब मेरे भी सिल दो, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं भी पास हो जाऊंगा, मेरा भी विवाह हो जाएगा। क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है। इस अर्थव्यवस्था की ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ लोग साल में, क्योंकि जब किसानों के पास पैसे आते थे तभी कपड़े सिलवाते, बाकी साल भर वो बेचारा दर्जी बेरोजगार रहता था। कम समय ऐसा होता था 1-2 महीने जब उसके पास रोजगार रहता था, बाकी समय वो बेरोजगार रहता था। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये तो रोजगार गारंटी का अभाव। अब ऐसी स्थिति को देख करके एक और अर्थव्यवस्था जन्म लेती, जिसको कहा जाता है कैपिटलिस्टिक एक्सचेंज इकोनॉमी, पूंजीगत विनिमय अर्थव्यवस्था। विनिमय अर्थव्यवस्था। अब इस दर्जी का हम एक नाम रख लेते हैं, मान लीजिए रामलाल। इस दर्जी का नाम था रामलाल। अब पूंजीगत विनिमय अर्थव्यवस्था का जब जमाना आया, तो कपड़ा पहले टेलर मास्टर सिलता था, अब एक फैक्ट्री खोल दी गई। इस अर्थव्यवस्था में कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री, मान लेते हैं कि हमने कोई फैक्ट्री का नाम, आप लोग बताइए, उसी का नाम हम रख लेते हैं। बताओ कौन सी फैक्ट्री जिसके कपड़े आप लोग ज्यादा खरीदते हो? कौन सी कंपनी, ब्रांड? लिवाइस। सब लोग जानते हैं ना लिवाइस के बारे में, मान लेते हैं। तो लिवाइस एक कंपनी आई, अब उसको चाहिए टेलर मास्टर, कपड़े सिलने वाले। तो उसने सोचा कि साहब रामलाल बढ़िया है और उसको ऑफर किया जाए। तो लिवाइस का मालिक रामलाल के पास गया, कहता है कि साहब तुम कपड़े तो बहुत बढ़िया सिलते हो, लेकिन हमेशा तुम धन अभाव में रहते हो, पैसे तुम्हारे पास नहीं रहते। तो ऐसा आ जाओ, तुम नौकरी मेरे यहाँ कर लो और मैं तुम्हें 5,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, वेतन। बताओ रामलाल जाएगा वहां पर कि नहीं? 5,000 प्रति माह वेतन मिलने लगा और रामलाल ने उस लिवाइस कंपनी में नौकरी कर ली। नौकरी करते हुए उसने क्या क्या खो दिया, ये सोचो। अब उसने मालिकाना ताकत खो दिया। अब वो कपड़े सिलने के कितने पैसे लेगा वो नहीं बताया। क्रिएटिविटी खो गई, क्योंकि अब लिवाइस कंपनी ने कह दिया कि आपको इस साइज की शर्ट बनानी है, 40 नंबर की शर्ट बनानी है, तो एक कपड़ा दे दिया गया काट करके, और उसी शर्ट को उसको कहना है कि दिन भर में आपको 5-7 शर्ट बनानी है। ना वो क्रिएटिव है, ना वो नाप लेने वाला है, ना वो रंग चूज करने वाला है, ना वो पहना करके देखने वाला है। सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई या नहीं? एक एयर कंडीशन रूम में 40 नंबर की 5 या 7 शर्ट बनानी है आपको दिन भर में, यही आपका काम है। बस बचा के आपके पास रोजगार गारंटी। आप देखो क्या करता है, समझ रहे हो ना स्थिति क्या है? अब क्या हुआ कि 5,000 रुपए, क्योंकि उसके लिए, उस रामलाल के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? पैसा। उस पैसे के कारण से ही वो वहां गया था। तो उसे फिक्स कर दिया गया कि साहब रामलाल जी, आप सुबह 9 AM में फैक्ट्री में आ जाएंगे और 5 PM तक आप फैक्ट्री में रहेंगे, आपको यहाँ पर इतनी शर्ट बना करके देंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, 5,000 रुपए मिल जाएंगे हमको महीने के, काम हमारा हो जाए। अब कंपनी और ज्यादा आगे बढ़ी, लिवाइस बड़ी होती चली गई, काम बढ़ा तो कंपनी ने कहा कि रामलाल जी ऐसा है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन को बढ़ा दें तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले विशेषीकरण पर ध्यान दिया गया। विशेषीकरण। अब एक शर्ट को एक व्यक्ति नहीं सिलेगा, एक शर्ट को कई लोग सिलेंगे। कोई व्यक्ति शर्ट में बटन लगा रहा होगा, कोई व्यक्ति उसके स्लीव्स बनाएगा, बाहें, कोई व्यक्ति उसका धड़ बनाएगा, सब, और फिर जाकर के असेंबल कर दिया जाएगा। अब रामलाल जी को कॉलर बनाने का काम मिला कि आपको दिन भर में 100 कॉलर बनाने हैं, 40 नंबर साइज की शर्ट। तो कॉलर बना करके कितना क्रिएशन उसके पास रह जाएगा? क्रिएटिविटी खत्म पूरी तरीके से। जो बची खुची थी, पूरा शर्ट बनाना आना था, वो भी खत्म हो गई या नहीं? तो स्पेशलाइजेशन हो गया जीरो। अब अगर वो 2-4 साल कॉलर ही बनाएगा, 5वें साल उसको कह दिया जाता है कि पूरी शर्ट बना दो, क्या वो बना पाएगा? बताओ आप, क्या वो पूरी शर्ट सिल पाएगा? फिर तो भूल गया। तो साहब स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया इस कंपनी के द्वारा, जिससे क्रिएटिविटी और नीचे चलती चली। अब थोड़ा और समय बढ़ा, अब कहा कि साहब स्पेशलाइजेशन से ही आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, फैक्ट्री का काम और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब हुआ कि साहब टाइम और ज्यादा दिया जाए श्रमिकों के द्वारा, श्रमिकों के टाइम को दिया। अब ये हुआ कि ऐसा है कि रामलाल जी, आप सुबह जल्दी आ जाया करिए और देर तक रहिए। अब टाइम पीरियड ये हो गया, आप सुबह 7 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक काम करिए, 7 AM to 9 PM, इतना काम हो गया। और जो ये 5,000 रुपए वेतन था, ये बढ़ करके 50,000 रुपए हो गया। रामलाल जी ने कहा ठीक है साहब, हम तो आ जाएंगे, क्योंकि उसकी मेन जरूरत क्या थी? पैसा।
वो पहुंच गया सुबह। अब आप देखो, सुबह 7 बजे उसे जाना है। अब फैक्ट्री भी दूर हो गई है क्योंकि बड़ा एरिया चाहिए था शहर में, नहीं तो सुबह 5 बजे अपने ऑफिस में और अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया। 5 AM 5 AM में जब वो फैक्ट्री के लिए निकलता है तो उस समय बच्चे उसके सो रहे होते हैं। सो रहे होते हैं या नहीं? और जब वो 9 बजे से निकलेगा तो 11 बजे घर पहुंचेगा। 11 AM तो भी बच्चे सो रहे होंगे। मतलब बच्चों से मुलाकात उसकी संडे होगी, और कभी तो एक्स्ट्रा टाइम संडे भी नहीं होगी। आजकल आदर्श पत्नियों का अभाव होता चला जा रहा है। तो पत्नी भी आपका टेबल में खाना वाना रख देगी और वो भी सो जाएगी। पारिवारिक आनंद खत्म या नहीं? सोशल हैप्पीनेस जीरो हो गया जो पहले बना हुआ था। पहले तो कम से कम 9 बजे जाता था तो कुछ देर बच्चों के साथ खेल लेता था, लेकिन अब वो खत्म। अब सिर्फ एक ही चीज बची है और वो है पैसा। बाकी सब कुछ, नो क्रिएशन, नो ऑनरशिप, नो सोशल हैप्पीनेस, नो नेचुरल हैप्पीनेस। इस पूंजीगत विनिमय अर्थव्यवस्था ने व्यक्ति को सिर्फ पैसे का मोहताज बना दिया। कपड़ा भी और पहुंच अब ऐसा व्यक्ति 2 तरीके का महसूस कर सकता है। एक तो ये 50,000 रुपए प्रति माह है तो इसने लाखों रुपए जोड़ लिया, तो या तो ये सोच सकता है कि अरे साहब मेरे पास क्या था, अब तो मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला घर AC सब कुछ है, तो खुशी हो जाएगा। जब वो सिर्फ इसको सोचेगा तो खुश हो जाएगा। या फिर वो सोच सकता है कि अरे साहब क्या रह गया, सिर्फ पैसा ही तो क्या है, ना बच्चे मेरे, ना परिवार, ना दादा दादी, नाना नानी, गाँव परिवार, अब सब कुछ तो छूट गया, तो दुखी हो जाएगा। यहाँ पे इसको कहा जाता है मेंटल डिस्ट्रेस, जो आजकल लोग सह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी, इसी को आप सोचते होंगे कि आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन क्यों ज्यादा आ रहा है। इसी कारण से लोगों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है क्योंकि पहले बड़े बड़े परिवार होते थे जहां पर रह करके हंसी ठिठोले किए जाते थे, आजकल कोई नहीं। अब पैसे को आप क्या करोगे, खाना पीना तो वही करना है ना आपको। अब सरकारों को समझ में आ रहा है, अब सरकारों को लग रहा है कि नहीं भाई साहब ये बहुत जरूरी था, ये जो हमने सिर्फ पैसे के कारण से ये सब चीजें खो दी हैं, आज बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब तीसरी अर्थव्यवस्था का जन्म हो रहा है, और वो तीसरी अर्थव्यवस्था है पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी। वो तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है? पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, जो मैं आपको यहां पर पहले मैंने आपको यहां बताया, ये पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी तो आज हम मांग कर रहे हैं। अब इस पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी में पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कैपिटल एक्सचेंज इकोनॉमी बराबर पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी। अब इसके पॉजिटिव कैरेक्टर क्या थे, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके पॉजिटिव कैरेक्टर क्या थे, ये। और कैपिटल एक्सचेंज इकोनॉमी का पॉजिटिव कैरेक्टर क्या था, रोजगार गारंटी। तो यहां पर आप देखो, यहां श्रम प्लस मालिक वापस आएगा, आप ये कैरेक्टर आ जाएगा। दूसरा क्रिएशन, सृजनशीलता वापस आ जाएगी। तीसरा प्राकृतिक सुख या आनंद वापस आ जाएगा। और चौथा सामाजिक आनंद है। अभी मैं लाऊंगा, कैसे लाऊंगा मैं बताता हूं आपको। आनंद, ये इसके पॉजिटिव कैरेक्टर है। कैपिटल एक्सचेंज इकोनॉमी का पॉजिटिव कैरेक्टर क्या था, रोजगार गारंटी। ये इसमें शामिल कर दिया और बन गया पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी। तो इस पॉजिटिव कैरेक्टर ने इसको शामिल कर दिया। अब आप देखो कैसे होता है आज के जमाने में। आओ, आज क्या होता है कि जैसे आप कंपनी में जाइए नौकरी मांगने के लिए किसी कंपनी में, तो वो कहता है कि साहब आपके अंदर क्या हुनर है, तो आप कहेंगे मेरे पास ये हुनर है। फिर वो कहता है कितनी तनख्वाह लेंगे, आपसे ही पूछता है कि कितनी तनख्वाह लेंगे, आप कहेंगे साहब इतना तनख्वाह लेंगे। फिर वो पूछता है कि कहां बैठ करके काम करेंगे, आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो आप कहेंगे कि साहब मैं तो घर में रह करके काम करूंगा। तो आप बच्चों के साथ काम करेंगे या नहीं? नेचुरल हैप्पीनेस आपका हुनर है, आज के जमाने में ये होता है। अगर आपका नौकरी का स्किल ऐसा है तो आज आप जाएंगे, कंपनी आपसे पूछेगी। या तो आपको इस कंसेप्ट को, पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को 3 इडियट फिल्म में दिखाया गया है। जब वो व्हीकल्स वो चलता है ना, राजू नाम होता है उसका, क्या नाम होता है, राजू, तो व्हील चेयर में बैठ करके एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाता है। इंटरव्यू बोर्ड उसका इंटरव्यू लेता है और उससे कहता है एटीट्यूड चेंज करने के लिए, याद आ रहा है? तो वो राजू कहता है नहीं साहब एटीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। वही एटीट्यूड था उसका क्रिएशन। तो जब वो वापस जाने लगता है तो कंपनी कहती है बताओ भाई साहब कितना लोगे, क्योंकि यहां तो बड़े बड़े एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। सो नाउ इट इज पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी। और आजकल आप देख रहे हो कि पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी का जमाना आ रहा है। समझ में आ गए तीनों कंसेप्ट? तो इस पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को क्या नियमों के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति की क्रिएशंस को नियमों के आधार पर, कानूनों के आधार पर बांधा जा सकता है? ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 3 स्टेप में आज अर्थव्यवस्था डेवलप हुई है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था आई थी सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी के तौर पर, दूसरे नंबर पर आई कैपिटल एक्सचेंज इकोनॉमी के तौर पर, आज ये चल रही है। और अब हमें जो डेवलप करना है वो है पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी।
और इस पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए हमें लोकतांत्रिक नौकरशाही की आवश्यकता होती है। समझ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कठिन तो नहीं लगा ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट कठिन तो नहीं लगा? राइट? तो आज स्थिति ये है। इसके बाद पोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के बाद एक और समाज में कैरेक्टर है। आज आप देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से बढ़ा है। बढ़ा या नहीं? एक और बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं हम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इसने समाज की प्रकृति को बदल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव समाज को दो डायमेंशन दिया है। इसका सकारात्मक प्रयोग करके हम एक बड़ी मानवीय उपलब्धि को देख सकते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक प्रयोग भी होता है। देखो, ई पेमेंट से आप इजीली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसी ई पेमेंट का लाभ उठा करके साइबर हैकर आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो जहां आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि है, तो एक बहुत बड़ा त्रासदी भी है। त्रासदी, अफसोस, रिग्रेट, ट्रेजेडी है या नहीं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जब समाज में हजारों सकारात्मक काम किए जा सकते हैं, तो हजारों नकारात्मक कार्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यह है आज का समाज, और इस आज के समाज में आपको नौकरशाही तंत्र की जरूरत है। तो कौन सा नौकरशाही तंत्र उपयुक्त होगा, बताइए आप। सारे नौकरशाही तंत्र को में से अब आप मुझे एक बार पॉइंट आउट कर दो कि ऐसे लोग, ऐसे समाज में कौन सी नौकरशाही उपयुक्त हो। वेरी गुड। इसका मतलब आप सवाल समझ गए हैं, आप ये समझ गए हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मैंने पहले भी दे दी है लिखा हुआ। अब यहां पर एक सवाल बनाइए, एक प्रश्न। ये प्रश्न दिखाई दे रहा है बच्चों। आधुनिक समाज की जटिलताओं ने मात्र विधिबद्ध श्रम विभाजित नौकरशाही की भूमिका को परिवर्तित करने की मांग की है। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार की नौकरशाही का सुझाव वर्तमान समाज के लिए देना चाहेंगे? क्या ये सवाल आप लोग कर पाएंगे? बताइए, हो जाएगा ये सवाल बच्चों? तो सबसे पहले आप आधुनिक समाज की जटिलताएं जो मैंने आपको बताई वो बताना है। फिर वैधानिक नौकरशाही की कमियां जो मैंने आपको कमियां बताई है ना, लिखवाई दी है, वो बताना है। फिर लोकतांत्रिक नौकरशाही की प्रासंगिकता। कितने पार्ट में ये आंसर आपका जाएगा? क्लियर? इस तरीके से आप इस आंसर को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कितनी चीजें पढ़ ली। ये आप देखो, इतनी चीजें हमने यहां पर पढ़ी। शासन का अर्थ क्या है, शासन संचालन का साधन नौकरशाही, नौकरशाही के प्रकार, पारंपरिक, अभिभावक, सरपरस्त, वैधानिक नौकरशाही, लोकतांत्रिक नौकरशाही। वैधानिक नौकरशाही में हमने इसका अर्थ, विशेषताएं और कमियां ये मैंने आपको बता दी। आधुनिक नौकरशाही की उपयोगिता, तो पारंपरिक समाज में नौकरशाही कैसी होगी, पारंपरिक पूंजीवादी समाज में पूंजी, ये आधुनिक समाज में हमें इसकी जरूरत थी, इसके बारे में आधुनिक समाज में नौकरशाही की क्या भूमिका होगी उसको आपको बताना है। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ, और ये सारी चीजें जैसे नौकरशाही की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। जिन लोगों ने अगर नोट नहीं कर पाया होगा तो यहाँ पर कर सकते हैं वो। ये टॉपिक हमारा संपन्न हुआ, और अब हम एक और टॉपिक पर, मॉड्यूल 3-4 पर पहुंचते हैं। आप कहेंगे कि मॉड्यूल 1-2 में बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, ज्यादा टाइम, अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। तो पहले दिन में 1 और 2 पूरा हो जाता है। एक बार क्वेश्चन दिखा दूं फिर से, तो देख लीजिए आप। क्वेश्चन में ही है, लिखने की प्रैक्टिस खूब करनी है, लिखने की प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में करनी है। ये लिख लो। वैसे आपके नोट्स में भी क्वेश्चंस लिखा हो, जो आपको पीपीटी मिली है ना बच्चों, उसमें भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का नौकरशाही में महत्व है। जैसे आप आज आपको अगर कोई भी परेशानी होती है और आप शिकायत करना चाहते हैं, बड़े आसानी से शिकायत कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पहले क्या होता था कि आप पुलिस के पास जाते थे एफआईआर करने के लिए, तो दूर हो जाता था। अब ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस नौकरशाही में बढ़ रहा है। बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे आप देखो, पहले क्या होता था कि जो रसद प्राप्त होता था ना, खाद्यान्न प्राप्त होता था, तो बहुत ढालने होता था। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आप उसी व्यक्ति को रसद मिल पाता है जिसके नाम पर राशन कार्ड इशू किया गया है। अब कोई और व्यक्ति उससे नहीं प्राप्त हो सके, तो है ना फायदा। वर्ड लिमिट 250 शब्दों में आपको करना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग
एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो है गुड गवर्नेंस। इस पर हमें बात करनी है, सुशासन। गुड गवर्नेंस, समाज को हमने देख लिया, अब गुड गवर्नेंस क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वैधानिक नौकरशाही वैधानिक शासन को बढ़ावा देता है और लोकतांत्रिक नौकरशाही सुशासन को बढ़ावा देता है। तो ये सब गुड गवर्नेंस क्या है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले मैं विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा गुड गवर्नेंस की। इसके बाद सुशासन का अर्थ, परिभाषा, सुशासन की अवधारणाएं कुछ डेवलप करेंगे हम लोग। ये हम पढ़ चुके हैं। सुशासन का दर्शन, जो उद्देश्य मैंने आपको शासन के बताया ना, वही है सुशासन का दर्शन। सुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, इस पर चर्चा करेंगे। सुशासन के संचालन का साधन जो आप जानते हैं, लोकतांत्रिक नौकरशाही। लोकतांत्रिक नौकरशाही, ये टॉपिक हमारा फिर मेजर हमें इन पर चर्चा करनी है। तो आप देखिए सुशासन का मतलब क्या है यहां पर। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सुशासन इट मींस एज गवर्नेंस। सुशासन जो होता है ना, सुशासन एक कुप्रबंधन से मुक्ति का आधार है, मिसमैनेजमेंट को दूर करने का कुशासन से मुक्ति का आधार है बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एज एंटी बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को हमेशा समाज में अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा शासन होगा तो अच्छे शासन की सोशल एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं। सुशासन सामाजिक अनुकूलता को बढ़ाता है। अच्छा शासन सभी को स्वीकार्य है, अर्थात सामाजिक अनुकूलता पर आधारित होता है, ऐसा आप देख सकते हैं। और सोशल एडेप्टेबिलिटी पर आधारित होता है। मतलब ये हुआ कि ऐसा शासन सापेक्षता पर आधारित होगा, रिलेटिविटी पर। जैसे जैसे समाज के मूल्य परिवर्तित होते चले जाएंगे, सुशासन अपने आप को बदल देगा। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है। सुशासन एक ऐसा शासन होता है जिससे सब खुश होता है, क्योंकि इसमें सबका हित पोषित होगा, सबकी सुरक्षा होगी, सबका सुख निहित होगा। सुशासन हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, प्रोफेशनलिज्म, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस को बढ़ाता है। उद्यमी सरकार, प्रोफेशनलिज्म, सुशासन उद्यमी सरकार को बढ़ाता है। आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि कोई योजना सरकार ने चलाई तो टाइम पीरियड में खत्म नहीं होती थी कोई योजना। पता चला कि उसका टाइम था कि 2 साल में उस योजना को खत्म कर देना है, 5 साल लग जाते थे। विलंब घाटा, हालांकि आज भी होता है लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस अभी बनाना रिकॉर्ड टाइम में बना, निर्धारित टाइम में पार्लियामेंट हाउस नया बन गया सरकार। अगर आज से 15 साल 20 साल पहले हम देखते तो क्या इतनी जल्दी ये बनता होगा? ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार होगी वो रिकॉर्ड टाइम में बना, क्योंकि आज की मांग प्रोफेशनलिज्म की है, एंटरप्रेन्योरशिप की है। उद्यमी सरकार एक सरकारी दर्शन होता है जो दृढ़ता से काम करता है, समयबद्ध तरीके से काम करता है, अधिकतर बेनिफिट को प्रमोट करता है। एक गुड गवर्नेंस हमेशा पॉपुलरिस होता है, अर्थात गुड गवर्नेंस लोक हित को बढ़ावा देता है। ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जो जनता के अनुकूल हो, जनता के हितों को ध्यान में रखे। ठीक, गुड गवर्नेंस हमेशा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है। हमेशा ये अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तेजी से सुधारता है, अर्थात गुड गवर्नेंस हमेशा प्रशासनिक सुधार पर बल देता है, बल देता है। इसका मतलब ये एक अच्छा गवर्नेंस है। अब जब ये इतना अच्छा गवर्नेंस है तो इसकी परिभाषा भी तो अच्छी होनी चाहिए या नहीं। तो एक गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ये इसको आपको याद रखना होगा और एक एक पॉइंट्स पर हमें काम करना है। सुशासन प्रशासन का वह रूप है जिसमें विधि के शासन के साथ साथ जन भागीदारी, सहमति मूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, समानता, समावेशिता, प्रभाविता, दक्षता, इन सबको शामिल किया गया है। तो आप इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। देखो, गुड गवर्नेंस में जैसे शासन होता था ना, एक हुआ शासन। इस शासन में हमेशा केवल विधि का शासन होगा। वहीं पर यह शासन जब सुशासन बन जाता है, सुशासन, तो विधि के शासन के साथ साथ 7 चीजें और शामिल होगा। गुड गवर्नेंस की 8 मान्यताएं होती हैं, विधि के शासन के साथ साथ 7 और चीजें, तो इसको एक मान लिया जाए, प्लस दूसरा इसमें शामिल हो जाएगा जन भागीदारी। गुड गवर्नेंस हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी की मांग करता है, तो यहां पर जन भागीदारी बढ़ेगा। कोई भी काम किया जाएगा तो लोगों की सहमति से किया जाएगा, कंसेंससनेस, सहमति मूलकता, इससे बढ़ती है। गुड गवर्नेंस हमेशा उत्तरदायित्व के आधार पर शासन करता है, अकाउंटेबिलिटी, इसमें हमेशा पारदर्शिता को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी, इसमें हमेशा रिस्पॉन्सिवनेस। एक एक शब्द को समझाऊंगा मैं अभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक शब्द को समझ रहा हूं, एक एक शब्द पर प्रश्न बनाइए। अनुक्रियाशीलता, ये काफी कठिन शब्द है, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना, वो यहां पर होता है। 7वीं बात, समानता और समावेशिता, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा वो समान होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समावेशी करेंगे, तो ये हमेशा समानता और समावेशिता पर आधारित होता है, इंक्लूसिवनेस। और 8वां इसका लक्षण या मान्यता होती है, ये प्रभावी और दक्ष होता है, अर्थात दक्षता एवं प्रभाविता को बढ़ाता है।
कि 8 मान्यताओं के आधार पर जिस शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसी को सुशासन कहा जाता है। राइट? इसी तरीके से इन सभी मान्यताओं को मिला करके हमने गुड गवर्नेंस की परिभाषा बना दी और ये परिभाषा होगी। सुशासन शासन का वह रूप है जिसमें विधि के शासन के साथ भागीदारी, सहमति, मूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, समानता, समावेशिता, प्रभाविता और दक्षता को शामिल करके करना है। ठीक, अब इनमें से हम एक एक चीज को डेवलप करेंगे यहां पर। सुशासन की विशेष इन्हीं को सुशासन की विशेषताएं भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हम सुशासन की कुछ अवधारणाएं, कंसेप्ट और जानने डेफिनेशन जानने के बाद सुशासन के कंसेप्ट की सुशासन सबके लिए अलग अलग है। तो सुशासन की अवधारणा में मैं कुछ पेज बना दूं। अभी तक गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट में कुछ खास कंसेप्ट डेवलप हुए हैं। जैसे एक बुद्धिजीवी हुआ करते थे अलेक्जेंडर पोप, इन्होंने सुशासन की अवधारणा दी थी पहले। अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप से पूछा गया कि साहब सुशासन क्या होता है या अच्छा शासन क्या है? सुशासन को आप अच्छा शासन कहिए, अभिशासन कहिए, गुड गवर्नेंस कहिए, ये बात। गुड गवर्नेंस का अंग्रेजी में अच्छा शासन कहते हैं और अच्छी भाषा में, भारतीय भाषा में सुशासन कहते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप से पूछा गया कि साहब आपके लिए गुड गवर्नेंस क्या है? तो अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। इनकी डेफिनेशन थी वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। प्रशासन मतलब नौकरशाही, प्रशासन का मतलब नौकरशाही। तो जिस सरकार की नौकरशाही अच्छी हो वो सरकार अच्छी है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद एक और अवधारणा पैदा हुई जिसको व्यक्तिवादी अवधारणा कहा जाता है। व्यक्तिवाद, इनसे पूछा गया कि साहब आपके लिए गुड गवर्नेंस क्या है? इसके नाम से ही पता चल जाता है ऐसा शासन जो व्यक्ति को केंद्र में रख करके संचालित किया जाता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर संचालित किया जाता है, उसको अच्छा शासन कहेंगे। अब कोई कानून केंद्र में नहीं है, कोई व्यवस्था केंद्र में नहीं है, सारी चीजें व्यक्ति को केंद्र में रखकर है। जो भी नियम, कानून, संगठन, व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं बनाई जाएंगी वो सब किसे ध्यान में रखकर के बनाई जाएंगी? तो व्यक्तिवादी कहते हैं नियम, कानून अगर है तो अच्छे। व्यक्तिवादियों का कहना है कि वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। आप देखिए व्यक्ति को एक मिनट करके मैं ठीक करूं इसको। ठीक, तो व्यक्तिवादियों का कहना है कि वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। आप खुद से देखो, अपने आप से पूछो, आपको ज्यादा नियम, कानून, बंधन अच्छे लगते हैं? क्यों बच्चों? आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन अच्छे लगते हैं? ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, इधर बैठो, उधर बैठो, ये खाओ, वो खाओ, इरिटेशन होने लगता है ना? ये व्यक्तिवाद, क्योंकि हम सब व्यक्तिवादी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। इनका कहना है वही सरकार अच्छी है जो न्यूनतम शासन करती है। शासन ज्यादा काम न करे, ज्यादा नियम कानून न बनाते। व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को फोकस करना चाहिए, किसी की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अहिंसा सबको बाधित नहीं करना। इनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वही सरकार अच्छी है जो व्यक्ति को अपनी उन्नति के पूर्ण अवसर उपलब्ध करवाती है। जैसे आजकल के अगर जमाने में देखें तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, उनमें क्या कहा जाता है? आप कौन सा स्किल करते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, आपको पूछ लिया। ठीक, तो ये व्यक्ति की ऊंची उड़ान में कोई प्रतिबंध नहीं है। हर व्यक्ति जितनी मात्रा में जो भी करना चाहता है वो सब कर सकता है। इनका कहना है कि वही सरकार अच्छी है जो आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध न लगाती है। व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध न लगाती है वो सरकार अच्छी है। तो व्यक्तिवादियों ने कुल मिलाकर के व्यक्ति को केंद्र में रखा और फिर ये देखना शुरू किया कि जितनी भी नीतियां, कानून, नियम, परंपराएं, सिद्धांत, मान्यताएं वो सब विकसित किए जाए, व्यक्ति को केंद्र में रखा। ठीक, तो एक अवधारणा ये, दो अवधारणा ये, ऐसे ही एक अवधारणा कल्याणकारी, समतावादी, फिर गांधीवादी, फिर विश्व बैंक की अवधारणा। इन सबको सीखने के बाद हम विश्व बैंक, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई ना आपको, ये विश्व बैंक की अवधारणा की आधार पर है। तो पहले हम कंसेप्ट जान लें। दो कंसेप्ट मैंने आपको आज बताए, क्योंकि आप कल्याणकारी अवधारणा को बताने के लिए टाइम हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आप जान लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस सबके लिए जैसा नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग है। अगर आपकी प्रवृत्ति व्यक्तिवादी है तो आपको लगेगा कि नहीं, लीव मी अलोन, जितनी मात्रा में मुझे स्वतंत्रता मिले, सरकार जितनी मात्रा में कम से कम प्रतिबंध लगाए वो अच्छी शासन। अगली बात समझ में। दूसरा अलेक्जेंडर वो कहते हैं कि जिसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो वो अच्छी गवर्नेंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कल्याणकारी अवधारणा। तो इस कल्याणकारी अवधारणा के बारे में हम लोग चर्चा आज नहीं करेंगे। आज आप लोगों को समझने में सब कुछ ठीक रहा, कोई किसी तरीके की समस्या?
तो ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आज हमने इंट्रोडक्टरी पढ़े उन सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है, ठीक है। पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि पढ़ने के तुरंत बाद अभी से लेकर के और सुबह तक आप इसका रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करने के बाद ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। कोई सवाल हो आपका तो आप लोग बताएं। एक सवाल है राधा जी का, तो राधा जी सवाल पूछ रही है, मैं देख लेता हूँ सवाल को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलप का नुकसान में महत्व को बता। नुकसान में महत्व, नुकसान अलग है महत्व अलग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नुकसान एवं महत्व दोनों बता देता हूँ मैं आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व तो ये है कि हमारी जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो बड़ी आसानी से और सरल तरीके से हो जाती है, ठीक। जैसे आप बैंकिंग लेन देन बड़ा आसान हो जाता है, आपको कोई शिकायत करनी है बड़ा आसान हो जाता है, आपको कोई आईटीआई निकालनी है बड़ा आसान हो जाता है या नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रशासन के कार्यों को सरल बना दिया है। वहीं पर अब जटिलता क्या है, चुनौती क्या है। जितनी मात्रा में ये सरल बनी उतनी मात्रा में इसको इसका भेदन होना हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है या नहीं। तो आपने थोड़ा सा अगर कहीं अपना पिन या अपना कोड या अपना एटीएम पिन इधर उधर कर दिया तो समझ लीजिए आप अकाउंट खाली। तो कोई भी छोटी सी मिस्टेक एक रिग्रेट ट्रेजेडी तक पहुंचा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है या नहीं होता, ये कमी है इसकी, समझ नहीं राधा जी। तो जितनी अच्छाई है कमियां भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है तो बढ़िया अच्छा लगता है मुझे भी 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, बच्चों से मुलाकात नहीं हो पा रही है अभी, लेकिन जब हो जाती है तो फिर खुश हो जाते हैं हम भी, क्यों। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के नाम पढ़ करके देख करके ये सब हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। हाँ मेरा नाम फेवरेट नाम रामलाल है। तो उदाहरण देना आसान हो जाता है ना, उदाहरण देना एक तो आसान हो जाता है और साथ में भगवान का नाम भी ले लिया जाता है, क्यों, दो काम हो जाते हैं ना। उदाहरण भी हो गया और ईश्वर का आराधना भी हो गई, है ना। अब रावण लाल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों, रावण लाल। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल हमारी आपकी मुलाकात होती है पुनः, और इसके आगे के हम कल्याणकारी अवधारणा, फिर समतावादी अवधारणा, फिर बाबा गांधी की भी अवधारणा है उसको भी पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबका खैर। नहीं चालू चल बंद कर दो।